नमस्कार। आज हम वैश्विक कूटनीति के एक ऐसे उलझे हुए जाल को सुलझाने जा रहे हैं जिसका सीधा असर पूरी दुनिया की स्थिरता पर पड़ता है। पश्चिमी एशिया, एक ऐसा क्षेत्र जहां हर दिन समीकरण बदलते हैं। एक निष्पक्ष कूटनीतिक पर्यवेक्षक के नजरिए से अगर हम देखें तो अमेरिका और ईरान के बीच चल रही पर्दे के पीछे की बातचीत किसी थ्रिलर से कम नहीं है। प्रतिबंध, छूट और जमीनी स्तर पर चल रहा टकराव, इन सबका असर सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो चलिए सीधे इस जटिल कूटनीतिक बिसात को समझने की कोशिश करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन अहम बिंदुओं पर बात करेंगे। तेल प्रतिबंधों में मिलने वाली संभावित छूट, दोनों देशों के बिल्कुल अलग अलग बातचीत के रुख, ईरान का नया 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव, इस पूरी प्रक्रिया पर क्षेत्रीय संघर्ष का भारी प्रभाव और अंत में इस कूटनीति का अनिश्चित भविष्य। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं तेल प्रतिबंधों में मिलने वाली छूट के बारे में। हाल ही में एक बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक नए मसौदे के तहत अमेरिका ईरानी तेल पर लगे अपने कड़े प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटाने के लिए राजी हो गया है। लेकिन कूटनीति में ये जानना बहुत जरूरी है कि खबर आ कहां से रही है। दरअसल ये दावा ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने किया है, जिसका सीधा संबंध इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स यानी IRGC से माना जाता है। उन्होंने किसी करीबी सूत्र का हवाला दिया है। हालांकि रॉयटर्स की रिपोर्ट ये साफ करती है कि ईरानी अधिकारियों की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है कि अमेरिका सच में मान गया है या नहीं। अब यहाँ एक तकनीकी शब्द आता है, OFAC छूट, ओफैक वेवर, यानी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय द्वारा दी जाने वाली छूट। असल में ये है क्या? आसान शब्दों में समझें तो ये प्रतिबंधों को पूरी तरह खत्म करना नहीं है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए उन पर रोक लगाने का एक मैकेनिज्म है। एक कूटनीतिक नजरिए से देखें तो इसकी काफी आलोचना भी होती है। कई जानकारों का मानना है कि यह समस्या का स्थायी समाधान नहीं, बल्कि सिर्फ एक बैंडेड लगाने जैसा है। इससे ईरान को थोड़ी सी आर्थिक सांस तो मिल जाती है ताकि वो बातचीत के मेज पर टिका रहे, लेकिन इससे पश्चिमी एशिया में मंडरा रहा अस्थिरता का खतरा बिल्कुल भी कम नहीं होता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बातचीत को लेकर दोनों देशों का रवैया एक दूसरे से कितना अलग है। यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच एक बहुत गहरी वैचारिक खाई साफ नजर आती है। एक तरफ अमेरिकी रणनीति है जो OFAC के जरिए केवल अस्थायी छूट देने की वकालत कर रही है, मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ो और विश्वास कायम करो। और दूसरी तरफ ईरान अपनी जिद पर अड़ा है। उनकी मांग बिल्कुल स्पष्ट है, इस्लामिक गणराज्य के खिलाफ लगे सभी प्रतिबंधों को पूरी तरह और हमेशा के लिए हटा दिया जाए। ईरान का मानना है कि किसी भी शांति प्रस्ताव की शुरुआत पूर्ण रूप से प्रतिबंध हटाने के साथ ही होनी चाहिए। ये विरोधाभास हमें दिखाता है कि मेज पर मौजूद ये कूटनीतिक गतिरोध आखिर इतना उलझा हुआ क्यों है। किसी गतिरोध के बीच एक नया दांव चला गया है, 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव का। पश्चिमी एशिया में धधक रही इस आग को बुझाने के इरादे से ईरान ने ये 14 सूत्रीय शांति प्रस्ताव सामने रखा है। ये संख्या 14 अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये स्पष्ट करता है कि मुद्दा अब सिर्फ तेल बेचने या परमाणु कार्यक्रम तक ही सीमित नहीं रह गया है। इस प्रस्ताव में पूरे इलाके की शांति, स्थिरता और सुरक्षा से जुड़े कई ऐसे जटिल मुद्दे शामिल हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह गुंथे हुए हैं। अब सवाल ये है कि जब अमेरिका और ईरान सीधे बात नहीं करते तो ये प्रस्ताव वॉशिंगटन पहुंचा कैसे? यही एंट्री होती है पाकिस्तान की, जो एक अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने खुद ये स्पष्ट किया है कि उनका ये नया दृष्टिकोण मध्यस्थ पाकिस्तान के जरिए अमेरिकी अधिकारियों तक पहुंचाया गया है। इस्लामाबाद के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है। कूटनीति की दुनिया में जब दो देशों के बीच बातचीत के सीधे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो बैक चैनल या ऐसे मध्यस्थ ही संवाद की उम्मीद को जिंदा रखते हैं। लेकिन क्या ये कूटनीतिक कोशिशें जमीन पर चल रहे संघर्षों से अछूती रह सकती हैं? आइए क्षेत्रीय संघर्ष के प्रभाव को समझते हैं। इस पूरी स्थिति की गंभीरता का अंदाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान से लगाया जा सकता है। उन्होंने बहुत ही कड़े शब्दों में कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम इस समय लाइफ सपोर्ट पर है। जरा सोचिए, लाइफ सपोर्ट ये कोई हल्का शब्द नहीं है। ये बयान इस बात की गवाही देता है कि शांति प्रस्तावों और कागजी मसौदों के बावजूद वॉशिंगटन और तेहरान अभी भी कई बुनियादी मुद्दों पर एक दूसरे से मीलों दूर हैं। जब शीर्ष स्तर से ऐसा सख्त आकलन सामने आता है तो ये समझना मुश्किल नहीं है कि पर्दे के पीछे की कूटनीति कितनी संघर्ष कर रही है। और ये लाइफ सपोर्ट वाली नौबत क्यों आई है? क्योंकि कूटनीति शून्य में काम नहीं करती।
ईरान अब सिर्फ अपने लिए आर्थिक छूट नहीं मांग रहा, बल्कि वो पूरे इलाके में युद्ध की समाप्ति की शर्त रख रहा है। वहीं दूसरी तरफ ज़मीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। लेबनान में इजराइल लगातार तेहरान समर्थित हिजबुल्लाह चरमपंथियों पर हमले कर रहा है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका के ही समर्थन से इजराइल लेबनान युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। ये हमें साफ तौर पर याद दिलाता है कि जब तक युद्ध के मैदान में बंदूकें शांत नहीं होती, तब तक बंद कमरों में लिखी गई संधियां बेअसर ही साबित होती हैं। और इन्हीं सब वजहों से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी बिंदु पर, एक अनिश्चित कूटनीतिक भविष्य। इस पूरी उलझन का सबसे खतरनाक पहलू है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जो फिलहाल पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तेहरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जब तक पूरे इलाके में शत्रुता का स्थायी अंत नहीं हो जाता, तब तक वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर एक शब्द भी चर्चा नहीं करेगा। अमेरिका के लिए ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है, लेकिन ईरान ने बड़ी ही चालाकी से इस मुद्दे को लेबनान और गाजा जैसे इलाकों में चल रहे युद्धों को रोकने के साथ जोड़ दिया है। ये कूटनीतिक गतिरोध का सबसे चरम और तनावपूर्ण रूप है। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बेहद गंभीर सवाल के मोड़ पे लाकर खड़ी कर देती है। एक तरफ ओएफएसी की अस्थायी छूट का प्रस्ताव है, एक 14 सूत्रीय शांति मसौदा है और मध्यस्थों की भागदौड़ है। लेकिन क्या ये कूटनीतिक ढांचे और कागजी वादे उस असल युद्ध की रफ्तार को पछाड़ सकते हैं जो इस वक्त पश्चिमी एशिया की धरती पर लड़ा जा रहा है? जब तक बातचीत की मेज पर बोले गए शब्दों और मैदाने जंग में चल रही गोलियों के बीच तालमेल नहीं बैठता, तब तक वैश्विक शांति बस एक नाजुक धागे से ही लटकी रहेगी। आगे क्या होगा, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी।